नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 6 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपेक प्लस कंट्रीज़ के बारे में। ये हमारे जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स को टारगेट करते हुए, और जीएस के थर्ड पेपर से भी संबंधित है, इकोनॉमी का भी पार्ट है। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस के बारे में कि किस तरीके से ये रशिया और यूरोपियन यूनियन को कनेक्ट करता है, इसका क्या इम्पैक्ट है। इसमें हम भारत के इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो ग्लोबल एस्पेक्ट पर रहेगा, जो हमारे जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी पढ़ेंगे जो जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है। तीसरा हम पढ़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में, और इसके अंदर 2022 के अवार्ड किन स्टेट्स को दिए गए हैं। ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जिन्हें ओपेक के नाम से जाना जाता है। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इनकी जो एलाइज हैं जिनमें लगभग 12 कंट्रीज आती हैं, रशिया भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, उन्हें कहा जाता है ओपेक प्लस। इन्होंने ये डिसाइड किया है, ओपेक प्लस ने डिसाइड किया है कि ये ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर डेली 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन अब ये कम करेंगी। अब ये जो लार्जेस्ट कट है जब से शुरुआत हुई है कोविड-19 पेंडेमिक की। अब अगर हम बात करें ओपेक प्लस कंट्रीज की, तो देखिए, ओपेक की स्थापना की गई थी 1960 में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ओपेक तब से बढ़कर इसके अंदर 13 मेंबर्स बढ़ गए हैं। अब इसके अंदर जो इसकी एलाइड 11 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जिसके अंदर रशिया भी इंक्लूडेड है, इस ग्रुप को कहा जाता है ओपेक प्लस। इस ग्रुप ने ये डिसीजन लिया है कि ये ऑयल कट करेंगी। अब देखिए, इस ओपेक जो ग्रुप है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जो पेट्रोलियम पॉलिसीज हैं इन मेंबर कंट्रीज की, उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके और यूनिफाई किया जा सके, एक सिंगल पॉलिसी को फॉलो किया जा सके पेट्रोलियम से रिलेटेड। दूसरा, जो ऑयल मार्केट्स हैं उन्हें स्टेबलाइज किया जा सके ताकि जो ऑर्डर्स हैं उसको बहुत एफिशिएंट और इकोनॉमिक तरीके से ये ऑयल को मार्केट्स में पहुंचा सकें। इसी के साथ साथ एक रेगुलर सप्लाई प्रोवाइड करवा सकें ये अपने कंज्यूमर्स को पेट्रोल की। चौथा, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं या जो प्रोड्यूसर हैं उसे एक स्टेडी इनकम मिल सके और एक फेयर रिटर्न मिल सके कैपिटल का उन इन्वेस्टर्स को जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जितनी भी कंट्रीज आप इस मैप के अंदर देख रहे हैं ये सभी ओपेक कंट्रीज हैं। अब बात करते हैं कि इससे पहले जो वेस्ट है वो किस तरीके से मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज के थ्रू डोमिनेट करता था ऑयल के प्रोडक्शन को। देखिए, जब वेस्ट इसे डोमिनेट करता था मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज के थ्रू, उसे कहा जाता था सेवन सिस्टर्स। ओपेक के थ्रू जो मेन इन्फ्लुएंस दिया गया या ज़्यादा पावर दी गई वो दी गई ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस को, ना कि ऑयल कंपनीज को, ताकि एक ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट बनाया जा सके इन पर्टिकुलर ऑयल मार्केट नेशंस के लिए। इसी के साथ साथ कितने ही देशों का और कई कंपनियों का ये कहना है कि देखिए, जो ओपेक है ये कार्टेल की तरह काम करता है। ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि जो ऑयल की सप्लाई है वो कितनी करनी है, कब करनी है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये बेसिकली क्योंकि सप्लाई अपने हाथ में रखते हैं, ये जब चाहते हैं सप्लाई को कम कर देते हैं, जब चाहते हैं तब बढ़ा देते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो क्योंकि ये कार्टेल की तरह काम करता है और जो डिसीजन अब लिए गए हैं इसे भी आप इसी तरीके से मान सकते हैं। अगर ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कम करेंगे तो प्राइसेस जो है आप खुद सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। अब जो ऑयल प्राइसेस हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा हाई हैं रशिया के इस वॉर की वजह से, जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। जैसे रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, अभी जो रिडक्शंस हैं प्राइसेस के अंदर, जिसकी वजह से प्राइस की वजह से नहीं, देखिए, जो अभी रिडक्शन किया जाएगा, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये वो समय है जब रशिया से किसी भी तरह की
इंपोर्ट पर बैन लग चुका है, रशिया को पहले ही सैंक्शन कर दिया गया है। तो अब यूरोपियन यूनियन या कोई भी कंट्री जो है वो मिडल ईस्ट से ही सारा जो ऑयल है वो परचेज करेगी। तो वो इस चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि अगर वो सप्लाई कम कर देते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और प्राइसेस ऑयल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो आपने सुना होगा, कई बार ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं उनको बेसिकली लीक किया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि वो रशिया से और यूरोपियन यूनियन को कनेक्ट करती हैं। हालांकि जब से रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं यूक्रेन वॉर के बाद से, तब से काफ़ी ज़्यादा जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इन ऑयल का इंपोर्ट किया जा रहा है रशिया से, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस है इनके अंदर जो लीकेज है वो जानबूझकर किए जा रहे हैं। अब तक 4 लीकेज जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं इन नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस के अंदर जो रशिया और यूरोप को लिंक करती हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस होती क्या है। देखिए, ये जो पाइपलाइन है ये सब सी पाइपलाइन है, मतलब समुद्र के अंदर से ये पाइपलाइन लाई गई हैं। ये 2 पाइपलाइन है जिन्हें नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से जाना जाता है। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है ये कंप्लीट की गई थी 2011 के अंदर, जो कि वाइबोर्ग इन लेनिनग्राड जो रशिया में है यहाँ से लुबमिन नियर ग्रिसवॉल्ड जर्मनी तक जाती हैं, मतलब रशिया से डायरेक्ट जर्मनी को कनेक्ट करती हैं। जो मेजॉरिटी ऑनरशिप है नॉर्ड स्ट्रीम सब सी पाइपलाइन के अंदर, इसे ओन करती है रशिया की एक कंपनी जिसका नाम है गैसप्रोम। इनके पास मेजॉरिटी ऑनरशिप है। ब्लूमबर्ग की माने तो 40% यूरोपियन पाइपलाइन गैस जो है जो रशिया से आती थी इस वॉर से पहले, मतलब यह है कि जो यूरोप है वो वॉर से पहले लगभग 40% जो गैस है वो रशिया से खरीद रहा था, लेकिन अब वो मात्र 9% खरीद रहा है जो कि इस पाइपलाइन के थ्रू आती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में बात करें तो ये एक 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो कि रशिया से जर्मनी को जोड़ती है, लेकिन ये रशिया के उस्तलुगा को जर्मनी के ग्रीफ्सवॉल्ड को जोड़ती है और ये जोड़ती है थ्रू बाल्टिक सी के थ्रू। इसके अंदर कैरी किया जाता है लगभग 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस को हर साल। अब ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है ये बेसिकली क्रॉस करती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को सेवरल कंट्रीज के, जिसके अंदर रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ये कई सारे टेरिटोरियल वाटर्स के थ्रू भी गुजर कर जाती है। जो 3 मेन टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो है रशिया, डेनमार्क और जर्मनी के। अब देखिए, ये मैप है बेसिकली, इसके अंदर ये बताया गया है कि कौन सी पाइपलाइन कहाँ से किस, ये बाल्टिक सी है जहाँ से ये दोनों पाइपलाइंस गुजर कर आती हैं। ये है आपकी नॉर्ड स्ट्रीम 1 और ये है नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 रशिया से यूरोपियन यूनियन के जर्मनी को किस तरीके से कनेक्ट करती है, ये मैप के थ्रू इसके अंदर आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है इसका, बेसिकली जो लीक है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखिए, ये जो पाइपलाइंस है ये बेसिकली गैस प्रोवाइड करवाती हैं यूरोप को। अब क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और ऐसे में कितनी भी पॉलिटिकल विल रहे, क्योंकि पॉलिटिकल विल है और बहुत तेज़ी से इसे ठीक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई महीने तक ये सप्लाई जो है रिज्यूम नहीं की जाएगी, ये बंद रहेगी, तो जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और ये तो बाद की बात है, जैसे ही ये पता चलता है कि जो ये गैस लीक हो गई है, प्राइस जो है अभी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं गैस के यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसी के साथ साथ इसके कई सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हैं। अब क्योंकि इस गैस में ज़्यादातर मीथेन गैस है जो रिलीज़ होगी, इसका एनवायरनमेंट पर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें भारत की कि ये किस तरीके से भारत को इफेक्ट करती है, देखिए भारत के अंदर जो एलपीजी और सीएनजी कंज्यूमर्स हैं वो भी डिपेंडेंट रहते हैं नेचुरल गैस के ऊपर। तो यहाँ पर भी इस लीक की वजह से जो प्राइसेस हैं नेचुरल गैस के, वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा भार पड़ेगा भारत के एलपीजी और सीएनजी कंज्यूमर्स पर। अब इसके अंदर हमने बात की है बाल्टिक सी के बारे में, तो बाल्टिक कंट्रीज़ भी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं
और स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज़, इनके बारे में भी जान लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं ये ग्रुप है नॉर्थर्न यूरोप का। नॉर्थर्न यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके एक ग्रुप है जिन्हें कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। इसके अंदर 5 कंट्रीज़ आती हैं जिनमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आपका आइसलैंड। जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ये 3 कंट्रीज़ आती हैं जो है एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया। जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं? देखिए, नॉर्डिक कंट्रीज़ कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती हैं एक ऐसी इकोनॉमी को जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की है। टोटल बायलैटरल ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भारत के साथ ये कंट्रीज़ करती हैं, तो वो जाता है लगभग 13 बिलियन डॉलर का। और आपने अक्सर जब भी आप किसी भी ट्रेंड के बारे में पढ़ते हैं या जो भी नेशंस फर्स्ट आते हैं रिगार्डिंग इनोवेशंस, क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजीज या एजुकेशन के रिगार्डिंग या फिर ह्यूमन एंडेवर्स के रिगार्डिंग, और कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर ये जो कंट्रीज़ हैं ये टॉप अचीवर्स हैं। तो ये जो टॉप अचीवर्स हैं ये कहीं ना कहीं भारत की मदद कर सकती हैं एक डेवलप्ड नेशन बनने में, और एक अपनी हम डेमोक्रेसी को किस तरीके से और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अवार्ड जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं, जिसके अंदर तेलंगाना ने जीता है पहला प्राइज लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, जो 2022 का है, जिसके बाद दूसरा नंबर हरियाणा का है और तीसरा नंबर है तमिलनाडु का। अब अगर हम बात करें कि इसका जो एरिया है कि आप किस तरीके से स्वच्छ सर्वेक्षण को इवेल्युएट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले जो एक लार्ज सेक्शन इसके अंदर रहता है वो रहता है 40% वेस्ट कलेक्शन, स्वीपिंग और ट्रांसपोर्ट का, कि आप वेस्ट को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से उठा कर लेकर जाते हैं और कैसे उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे रहती है, उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, और जो ODF है, टॉयलेट्स है, उसका मेंटेनेंस कैसा चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन है, बिहेवियरल चेंजेस कैसे हैं, साफ सफाई को लेकर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उसके अंदर कैसा रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन की ई-लर्निंग पोर्टल के रिगार्डिंग कितनी कैपेसिटी बिल्ड की गई है एक स्टेट के अंदर। अगर हम इसकी की हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, इसके जो 2022 के अवार्ड हैं, ये बेसिकली स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर कि उन्होंने कितना ज़्यादा काम किया है और उनके काम की जो क्वालिटी है वो कितनी बेहतर है स्वच्छ भारत मिशन के लिए, कि भारत को कितने बेहतर तरीके से साफ किया जा सकता है, स्वच्छ बनाया जा सकता है। और इसके अंदर ये बेसिकली फोकस करती है ग्रामीण एरिया पर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की, तो अंडमान निकोबार ने फर्स्ट पोजीशन इसके अंदर सिक्योर की है, जिसके बाद दादर एंड नगर हवेली आती है, उसके बाद दमन एंड दीव और फिर सिक्किम आता है स्मॉलर स्टेट्स में। अब स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें ग्रामीण की, देखिए ये फेज 2 है जो अब स्टार्ट हो रहा है। इसका मेन एम्फेसिस ये है कि जो अचीवमेंट्स हमने फेज 1 में की है उसको सस्टेन किया जा सके, मेंटेन किया जा सके और एक एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा सके, जो बेहतर जो हमने फेज़ वे में चीज़ें अचीव की हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भारत के अंदर। अब ये इसमें वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपका सॉलिड, लिक्विड और प्लास्टिक सभी तरह के वेस्ट आते हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जाएगा 2020-21 से 2024-25 तक एक मिशन मोड में। जो फंडिंग पैटर्न है स्टेट और सेंटर के बीच में वो रहेगा, अगर आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर हिमालयन स्टेट्स या फिर यूटी और ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो 90% जो इसकी अमाउंट है वो पे करेगा सेंटर और 10% पे करेगी स्टेट्स। अगर आप बात करेंगी नॉर्थ ईस्टर्न इन स्टेट्स के अलावा या फिर हिमालयन स्टेट्स के अलावा, तो जितनी भी बची हुई स्टेट्स हैं उनके अंदर ये रेशो रहेगा 60-40 का। और अगर आप बात करते हैं सिर्फ यूनियन टेरिटरीज की, तो ये टोटल रहेगा 100% जो कि सेंटर बियर करेगा। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की जाए तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये दोनों मिलकर काम कर रही हैं स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए और हमें भी बताइए कि आपके क्या सजेशंस हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।